जय हिंद दोस्तों। ट्रंप लेके आ गए एक 28 पॉइंट का यूक्रेन रशिया पीस प्लान है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अब यूक्रेन और रशिया वॉर को समाप्त करने का टाइम आ गया है। क्या रियलिटी है इस पीस प्लान की, और जेलेंस्की का इसमें क्यों इतना बड़ा रोल बताया गया है, और किस तरीके से आने वाले टाइम में ये जेलेंस्की के लिए फांसी का फंदा तक बन सकता है। आज हम केवल इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरा प्लान आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पीस प्लान से कि इस पीस प्लान में आखिर पॉइंट्स क्या है। मैं पहले आपको वो सारी चीजें बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या बैकिंग है और किस तरीके की चीजें चल रही हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसको कंफर्म किया जाएगा। बोथ रशिया एंड द वेस्ट विल फॉर्मली एक्नॉलेज यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट कंट्री बट नॉट नेसेसरली विद करंट बॉर्डर्स। ये चीज क्लियर बताती है कि रशिया यूक्रेन के मैप को किस तरीके से टार्निश करने वाला है और किस तरीके से बहुत ज्यादा सिटीज पे अब कब्जा दिखेगा आपको यूक्रेन का। बाय द वे आज ही की न्यूज है, एक सिटी के अंदर रशिया घुस भी चुका है और उसके अंदर वहां पे रशिया का परचम भी लहरा चुका है। दूसरा पॉइंट कहता है नॉन अग्रेशन पैक्ट बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड यूरोप, अ लीगली बाइंडिंग डील टू स्टॉप ईच साइड फ्रॉम अटैकिंग द अदर इन द फ्यूचर। मतलब रशिया ना तो यूक्रेन पे अटैक करेगा और ना यूरोप पे अटैक करेगा। यहाँ पे यूरोप का नाम क्यों आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया ने बीच बीच में कुछ तुर्रे छोड़े थे, जिसमें कभी उन्होंने ड्रोन छोड़ दिए थे, कभी उन्होंने कोई रॉकेट छोड़ दिए थे, या फिर कभी उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट छोड़ दिए थे जो मतलब यूरोप की कंट्रीज का चक्कर काट के वापस आ गए थे और एक तरीके से वहां पे उनकी थोड़ी सी लुप हो गई। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि रशिया वॉन्ट इन्वेड नेबर्स एंड NATO वॉन्ट एक्सपेंड फर्दर। ये इसका मतलब ये है कि रशिया प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में कोई भी इन्वेजन नहीं होगा, NATO अपने एक्सपेंशन को परमानेंटली फ्रीज कर देगा। ये पॉइंट बताता है कि अपने आप में रशिया ने एक तरीके से वॉर जीत ली है, क्योंकि NATO का केवल एक ही मतलब था, उनको पूरे वर्ल्ड के ऊपर ताकत बना के रखनी है, उनको पूरे वर्ल्ड के ऊपर राजा बनना है। नहीं, उनको केवल रशिया को रोकना था, USSR को तोड़ना था। और यहाँ पे रशिया अब NATO के पैर बांधने में कामयाब हो गया और हाथ अगले वाले पॉइंट्स में बांधने वाले हैं। मैं बताता हूँ कैसे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है यूएस मीडिएटेड NATO रशिया सिक्योरिटी डायलॉग। इसका मतलब ये है कि यूएस बिकम्स द मिडलमैन फॉर ऑल फ्यूचर NATO रशिया सिक्योरिटी टॉक्स। टेक्निकली यहाँ पे यूएस ने अपने पैसे बनाने का काम कर लिया। अब अगर कल को यूएस किसी को भी पतंगा मार सकता है, ऑब्वियसली रशिया एक्साइट नहीं होता यूएस के पतंगों से, लेकिन NATO बहुत ज्यादा एक्साइट हो सकता है। तो NATO की पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से ड्राइव होंगी, अब उसको यूएस कंट्रोल करेगा। आप यहाँ पे ये समझो कि जो ट्रंप है उसने पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया है कंट्रोल। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है यूक्रेन गेट्स यूएस सिक्योरिटी गारंटी। देखो यहाँ पे एक डिमांड थी जेलेंस्की की कि हमें हमारी सॉवरेनिटी की, जो पहले पॉइंट में लिखा हुआ, और हमारी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए, तभी हम कुछ करेंगे किसी भी तरीके की डील जो साइन होगी। यहाँ पे ये बात बोलनी पड़ेगी कि ट्रंप ने अपने इस पॉइंट प्लान के अंदर ये चीज बोल दिया कि उन्होंने अपनी यूएस की गारंटी दे दी है। इसका मतलब ये कि द यूएस विल प्रोटेक्ट यूक्रेन सिमिलर टू अ लिमिटेड डिफेंस ट्रीटी बट अनक्लियर हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि इजराइल ने कतर के ऊपर एक अटैक किया था मिसाइल से, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि हमने हमास के कुछ लीडर्स को टारगेटेड प्रिसाइज अटैक से मार दिया। कतर और यूएस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी कुछ समय पहले, जिसमें यूएस ने गारंटी करी थी कि यू विल बी द न्यूट्रल ग्राउंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जहां पे आकर के आपकी जमीन के ऊपर बात की जाएगी और कोई भी आपके ऊपर कहीं से भी अटैक नहीं करेगा। जब वो चीज होने के बावजूद इजराइल अटैक कर सकता है कतर के ऊपर, जो काफी हद तक अमेरिका की सुनता है, तो रशिया तो अमेरिका की सुनता भी नहीं है। इस चीज की क्या गारंटी कि यूक्रेन के ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा या फिर NATO कंट्रीज के ऊपर रशिया दोबारा अटैक नहीं करेगा। तो ये पांचवा पॉइंट तो एक तरीके से तुर्रा ही मान लीजिए। यूक्रेन आर्मी को कैप कर दिया है कि वो 6 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्संस नहीं रख सकते हैं। मतलब जो करंटली उनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी उससे 2 लाख उनको और कम करने पड़ेंगे। बेसिकली अभी तो यूक्रेन के पास आर्मी बची ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम हो गई है, पर फिर भी 6 लाख एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है और बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर भी नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ नंबर, स्पेशली इन दोज काइंड ऑफ नेशंस। बट इन फ्यूचर में कुछ ऐसा समीकरण बन जाता है कि यूक्रेन को अगर मल्टीपल फ्रंट वॉर लड़नी पड़ गई तो ऑब्वियसली यूक्रेन पेला जाएगा। वैसे तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूक्रेन हमेशा इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी यूएस और यूरोप का टट्टू बन के ही बैठेगा। लेकिन अब इसकी NATO में एंट्री नहीं है और ये NATO के ऊपर अपनी आंखें भी नहीं लगा सकता। मतलब ये अगले पॉइंट में क्लियर कर दिया, यूक्रेन मस्ट कॉन्स्टिट्यूएंटली अग्री नेवर टू जॉइन NATO। उसको अपने संविधान में ये चीज मेंशन करनी होगी कि NATO को वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। यूक्रेन लीगली ब्लॉक्स NATO मेंबरशिप फॉरएवर। NATO ऑल्सो फॉर्मली बैन्स यूक्रेन।
मतलब केवल यूक्रेन अपने संविधान में ही ये नहीं लिखेगा कि वो नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, नेटो को भी परमानेंटली बैन करना पड़ेगा यूक्रेन को कि वो नेटो के अंदर उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा। यूक्रेन के अंदर कोई भी नेटो ट्रूप्स नहीं डाले जाएंगे और किसी भी तरीके की फोर्सेस इन फ्यूचर कभी भी वहां पे ना तो ट्रेनिंग के लिए आएगी ना किसी भी तरीके के रिटेलिएशन के लिए आएगी। नौवां पॉइंट आता है यूरोपियन फाइटर जेट स्टेशन इन पोलैंड, नेटो डिटेरेंस मूव टू पोलैंड इंस्टेड ऑफ यूक्रेन। मतलब जो यूक्रेन के अंदर यूरोप ने या बोल सकते हैं कि नेटो ने अपने जो मैन्स ऑन ग्राउंड थे, बूट्स ऑन ग्राउंड थे, जो अपने फाइटर जेट्स थे या फिर अपना पूरा आर्म्स और एम्युनेशन का जो जत्था था जो यूक्रेन में लाके रखा हुआ था, अब वो वहां से हटा करके पोलैंड शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि पोलैंड एक नेटो कंट्री है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि मतलब यूक्रेन तो गए हो भैया, यूक्रेन तो गए हो। अच्छा, यहाँ पे यूएस गारंटी का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। यूक्रेन अटैकिंग रशिया इक्वल्स टू गारंटी गोन। अगर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक किया तो गारंटी नहीं रहेगी। रशिया अटैकिंग यूक्रेन इक्वल्स टू यूएस मिलिट्री रिस्पॉन्स प्लस सैंक्शंस। जो ये एक पारिवारिक शो है, मैं वर्ड्स का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहता हूं, बट लिटरली उससे किसी को बीप फर्क नहीं पड़ता। इसी 10th पॉइंट के अंदर एक चीज मैं और क्लियर बता देता हूं। यूक्रेन हिटिंग मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग विदाउट कॉज इक्वल्स टू गारंटी एंड। ऑल्सो यूएस वॉन्ट कंपनसेशन फॉर प्रोवाइडिंग दिस गारंटी। मतलब यूएस जो भी गारंटी दे रहा है यूक्रेन को अपनी या तो खुद मुख्तारी या अपनी जमीन या अपनी वसाइल्स बेच करके यूएस को पे करना पड़ेगा। मतलब यूएस की गारंटी बिकाऊ है, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे 11th पॉइंट आता है, मेंबरशिप खुली रहेगी यूक्रेन के लिए, बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पर्क्स ओनली। मतलब यूक्रेन को केवल जब तक अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती तब तक ही ईयू मेंबरशिप के बेनिफिट्स ले सकता है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ईयू मेंबरशिप के अंदर जितनी भी कंट्रियां आई हैं खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम में जो भी बड़ी चीजें वर्ल्ड वाइड हुई है वहां पे यूरोप का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो गया है। खासकर जब से इमिग्रेंट वहां पे इलीगली जाके रहना शुरू हो गए और वहां पे क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई, यूरोप अपने आप में जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम कर दिया और यूरोप उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा है वर्ल्ड वाइड। 12th पॉइंट इज ह्यूज ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर यूक्रेन। मतलब है क्रिएशन ऑफ यूक्रेन डेवलपमेंट फंड, यूएस इन्वॉल्वमेंट इन रीबिल्डिंग एनर्जी पाइपलाइन सिटिंग, वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस करेगा इंक्लूडिंग टेक, एआई, मिनरल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली यूक्रेन बिकम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन यूएस। दोस्तों मैं आज बता रहा हूँ और ये चीज ना मैं लिख के दे सकता हूँ आज। दोस्तों ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यूएस ने जितनी भी बकैती करी है इन पॉइंटर्स के अंदर, यहाँ पे यूक्रेन को उन्होंने एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड स्लेव बना दिया है। मतलब यूएस उनसे पैसे भी लेगा गारंटी के नाम पे और गारंटी उसे कुछ नहीं देनी क्योंकि उसे पता है कि रशिया पागल नहीं है जो बिना मतलब में जाकर के यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देगा। यूएस वहां पे बैठा रहेगा अपना कुंडली मार करके उनके सारे के सारे मिनरल्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पूरे के पूरे उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको एक्सप्लॉइट करेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता था। और टेक्निकली फ्री फंड में अमेरिका को एक ऐसी कंट्री मिल गई है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो वहां से वो कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट करेगा उस चीज को। तो मॉडर्न वर्ल्ड स्लेवरी में यूक्रेन का आप स्वागत कीजिए। 3rd पॉइंट आता है रशिया इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। अच्छा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आप इस चीज को समझिए, जितने भी सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट किए जाएंगे और जो अभी का G7 है, जो ग्रुप ऑफ 7 है, उसको G7 की जगह G8 किया जाएगा, उसमें रशिया को शामिल किया जाएगा। यूएस रशिया लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल पार्टनरशिप की जाएगी। ये अपने आप में रशिया के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। देखो रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं यूएस की तरफ से, लेकिन वो सारे के सारे नॉन इम्पैक्टफुल रहे हैं अब तक। मतलब उनका एक तरीके से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा है, ना इकोनॉमिकली पड़ा है, ना स्ट्रैटेजिकली पड़ा है, ना इंटेलिजेंस वाइज पड़ा है। दो इन लोगों ने काफी अटेम्प्ट किए थे पुतिन को असैसिनेट करने के लिए, लेकिन वो सब भी फेल्ड अटेम्प्ट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेप है कि अगर यूएस और रशिया मिलकर के एक साथ आ जाते हैं, इसमें ज्यादा फायदा किसका है? आप कहेंगे यूएस का होगा क्योंकि यूएस रशिया से भी अपने नेचुरल मिनरल्स ले लेगा। नहीं, यूएस अभी जो जो चीजें नहीं करने दे रहा है रशिया को, रशिया वो सारी चीजें करेगा और वही नहीं उससे आगे बढ़कर और सारी चीजें भी करेगा। यूएस ने गेट खोल दिया रशिया के लिए और यूक्रेन को बोल दिया कि तू इस पंजरे में जाके बैठ जा। आगे चलते हैं, एक और सरप्राइज देता हूँ। जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं उनको यूज किया जाएगा रिबिल्डिंग के लिए। मतलब $100 बिलियन जो रशियन फंड्स टोटल जो फ्रीज किए गए थे, उसका 100 बिलियन चंक जो है वो यूक्रेन को जाएगा। यूएस उसका 50% प्रॉफिट लेगा। यूरोप
उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से $100 बिलियन और डालेगा। रिमेनिंग रशियन फंड यूज्ड फॉर यूएस रशिया जॉइंट प्रोजेक्ट्स, दिस क्रिएट इकोनॉमिक टाइज टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर। मतलब भैया 100 बिलियन के फंड्स हैं जो यूक्रेन की रीबिल्डिंग के लिए यूज होंगे, उसमें से 50% यूएस प्रॉफिट ले जाएगा, मतलब $50 बिलियन डायरेक्टली यूएस ने पॉकेट कर लिए। उन फंड्स के अंदर यूरोपियन यूनियन $100 बिलियन ऊपर से और डालेगा और उस फंड को मिला करके $150 बिलियन का जो कलेक्टिव बैंक बना है उसको यूएस रशिया जॉइंट प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे अपने फ्यूचर टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए। पैसा किसके बीच में बट रहा? रशिया और यूएसए के बीच में। मतलब कोई सेंस है इस बात की? 15th पॉइंट आता है यूएस रशिया जॉइंट सिक्योरिटी ग्रुप मींस वॉशिंगटन एंड मॉस्को जॉइंटली मॉनिटर कंप्लायंस, नॉट यूरोप और नेटो। मतलब ये सारी चीजें जो हैं इन सब में केवल यूएस और रशिया की ही पार्टनरशिप होगी, नेटो को साइड हटाओ। देखो ट्रम्प यहाँ पे समझ गया है कि भाई यूरोप किसी काम का नहीं है, यूरोप लिटरली कुछ कर भी नहीं सकता। और भाई ये बात सच है। मतलब मैं ट्रम्प को कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता देता हूँ कि जब तक ट्रम्प है यहाँ पे आप ये समझो कि यूरोप अब ना केवल और केवल दुखी होगा आने वाले टाइम में, और कुछ नहीं। यूरोप का बुरा टाइम शुरू हो गया। 16 पॉइंट आता है रशिया लीगली अडॉप्ट नॉन एग्रेशन पॉलिसी। मतलब रशिया को डोमेस्टिक लॉज पास करने होंगे जिसमें वो यूरोप और यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, फेयर इनफ, रशिया मानने वाला तो है नहीं। रिन्यू यूएस रशिया न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी। मतलब रशिया रिस्टोर करेगा नॉन प्रोलिफरेशन अग्रीमेंट जो था कि मतलब वो पहले अटैक नहीं करेंगे या फिर अपना आर्सनल को और ज्यादा रैपिडली इंक्रीज नहीं करेंगे। 18th इज यूक्रेन मस्ट रिमेन नॉन न्यूक्लियर परमानेंटली। मतलब यूक्रेन के ऊपर ना तो भैया आर्मी होगी, ना न्यूक्लियर एटम बॉम्ब होंगे, ना उसके पास कुछ होगा, और उसके पैसे से भी यूएस मौज मारेगा। 19th पॉइंट आता है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है वो 50-50 शेयर किया जाएगा। आईएए कंट्रोल करता है उसे। इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट इक्वली बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दिस गिव्स रशिया ए मेजर बेनिफिट डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग इट। अभी रशिया उसे ऑक्यूपाई करके बैठा है, ये बात सच है, लेकिन अब वो उसको छोड़ देगा और 50% बिजली यूक्रेन से लेगा रशिया और 50% यूक्रेन अपनी देगा बिजली एक तरीके से। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे यूक्रेन कितनी बुरी तरीके से हारा है। 20th इज कल्चर प्लस माइनॉरिटी प्रोटेक्शन रूल्स इन बोथ कंट्रीज। तो बेसिकली ये ना पॉइंट रशिया की तरफ से घुसेड़ा गया है, क्योंकि इसको पढ़ के बताऊंगा आप समझ जाओगे। यूक्रेन मस्ट प्रोटेक्ट रशियन लैंग्वेज एंड मीडिया। रशिया मस्ट ऑल्सो गारंटी राइट्स, बैन ऑन नाजी आइडियोलॉजी। आप समझ लीजिए ये सारी वो चीजें हैं जिनको रशिया वाउच कर रहा है। 21वां टेरिटरीज, द बिगेस्ट रशियन विन जिसमें आता है मींस क्राइमिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये रशिया की टेरिटरी बन जाएंगी। खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया फ्रोजन अलोंग कॉन्टैक्ट लाइन, डी फैक्टो रशियन। मतलब कि ये वो शहर हैं जिनको ना तो यूक्रेन का है ना रशिया का, पर कंट्रोल रहेगा 50-50, तो टेक्निकली रशिया कंट्रोल कर रहा है। यूक्रेन विड्रॉल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ डोनेट्स्क, मतलब ये यहाँ से पूरा खाली कर देंगे जिस जिस जगह वो किया है। अ डीमिलिटराइज्ड बफर जोन क्रिएटेड, दिस फोर्सेस यूक्रेन टू सरेंडर रफली 20% ऑफ इट्स टेरिटरी। मतलब आप समझ रहे हैं ये जो पूरा का पूरा बनाया है इन्होंने किस तरीके से यूक्रेन के केक की तरह हिस्से किए जा रहे हैं। आगे मूव करते हैं। बोथ साइड कैन नॉट चेंज बॉर्डर बाय फोर्स। मतलब जो हर जगह कॉमन होता है, टेरिटोरियल कंसेशन बिकम्स परमानेंट इफ यूक्रेन ट्राइज टू रीटेक लैंड, गारंटीज कैंसिल। मतलब यूक्रेन की आपने लैंड ले लिया, वो दोबारा से ट्राई करता है तो सारी गारंटी कैंसिल हो जाएंगी। 23वां है जी, रशिया मस्ट अलाउ ग्रेन एक्सपोर्ट एंड नाइपर रिवर एक्सेस। मतलब रशिया को अपना लैंड ही नहीं, अपनी एनर्जी नहीं, रिवर्स तक का भी एक्सेस देना पड़ेगा यूक्रेन को। ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनाई जाएंगी जिसमें बोला है कि प्रिजनर एक्सचेंज होगा, हॉस्टेजेस और चिल्ड्रन से उनको वापस किया जाएगा, फैमिलीज का यूनिफिकेशन किया जाएगा, वॉर विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम चला जाएगा, जो मतलब बहुत ही बेसिक है, ये तो हर जगह ही होता है। 25th यूक्रेन मस्ट होल्ड इलेक्शन इन 100 days, अ फोर्स्ड रैपिड पॉलिटिकल रीसेट डेंजरस ड्यूरिंग वॉर टाइम फॉर ज़ेलेंस्की। मतलब यहाँ पे अब ज़ेलेंस्की को शायद फांसी होते हुए आप देख लेंगे अगर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में रुका। अगर उसने गारंटी ले ली कि भाई पैसे लेकर के मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो शायद बच जाए, बट मुझे लगता नहीं कि उसको एसपीवी छोड़ेगी जो रशियन इंटेलिजेंस है कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता। तो यूक्रेन के लिए ही नहीं, ज़ेलेंस्की के लिए भी आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। फुल एमनेस्टी फॉर ऑल वॉर टाइम एक्शंस, किसी के लिए कोई क्राइम केसेस नहीं किया जाएगा, चाहे वो रशियंस हो या यूक्रेनियन हो। मतलब बेसिकली यहाँ पे रशिया की बहुत बड़ी विन हुई है। नोबडी कैन बी प्रोसिक्यूटेड, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है रशियन मिलिट्री लीडरशिप को कि मतलब इन फ्यूचर उनके ऊपर कोई भी ना तो केसेस होगा ना कुछ होगा। जैसे कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने नाजीज के ऊपर केस किया था, जर्मनी के जितने भी लीडर्स थे, हंगरी के लीडर्स थे, इन सब के ऊपर जो केसेस हुए थे वो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 28वां आता है अग्रीमेंट
लीगली बाइंडिंग एंड मॉनिटर्ड बाय पीस काउंसिल, जिसको ट्रम्प लीड करेगा। ट्रम्प यहाँ पे ग्लोबल अथॉरिटी बना रहा है अपने आप को, और अपने आप को उसने बहुत ज्यादा पावर दे दी है। मतलब पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर कुछ भी हो, ट्रम्प ही सर्वे सर्वा होने वाला है। लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है इमीडिएट सीज फायर वंस बोथ साइड मूव टू अग्रीड पोजीशन, द वॉर स्टॉप एज सुन एज टेरिटोरियल लाइंस आर फाइनलाइज। मतलब ट्रम्प जी डिसाइड करेंगी कौन सा हिस्सा किसका है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा रशिया का होने वाला है, और यहाँ पे यूएसए की हो गई है बल्ले बल्ले। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी जो पूरी भूमिका बनाई गई है वो कैसे चली है। आप ये एक आर्टिकल देखिए, पॉलिटिको का आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है जेलेंस्की लेम डक प्रेसिडेंसी। ये यूरोपियन न्यूज आउटलेट है। यहाँ पे ये इस तरीके के आर्टिकल जो पब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि भैया बहुत तगड़ा करप्शन जो किया गया है यूक्रेन के अंदर, जेलेंस्की ने जो अपने पैसे बनाए हैं उससे किलस गए हैं यूरोपियन लीडर। अब और यूरोप और नेटो सब चाहते हैं कि अब यूक्रेन को जाना होगा। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, जेलेंस्की अंडर सीज एज करप्शन केस शैटर्ड यूक्रेन वॉर टाइम यूनिटी। मतलब यूक्रेन के अंदर जो ग्रुप्स हैं, दूसरे जो एंटी जेलेंस्की ग्रुप हैं, अब उनको फंड किया जा रहा है कि भाई तुम आओ, इलेक्शन जीतो और इस जोकर को हटाओ। दोस्तों एक बात तो है, मतलब आप अगर एक कॉमेडियन को लीडर चूज करोगे ना, तो पूरा का पूरा कंट्री एक केवल कॉमेडी सेट बन के रह जाता है और कुछ नहीं। सेम चीज इंडिया के अंदर भी कुछ स्टेट्स हैं जो अपने कॉमेडियंस को चूज कर लेते हैं एज अ लीडर, वहां पे भी क्या हाल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ इस चीज के साथ। आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके की जो पीस डील ट्रम्प लेके आए हैं, यूक्रेन को एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वैसे तो यूक्रेन का इसमें कोई से नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या यूक्रेन को इस तरीके की पीस डील माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? कमेंट्स में जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।